गणित के एक्सएम 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी कहते हैं। जैसा कि हमने इसके पहले भाग में देखा था कि वर्ग क्या होता है और वर्ग का हमारे दैनिक जीवन में यूज क्या है, वर्ग को कैसे निकालते हैं और अलग अलग संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। हमने 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग भी देखा था, जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो आगे के प्रश्नों को हल करने में सुविधा होगी। साथ ही साथ हमने प्राकृतिक संख्या के कुछ गुणों के बारे में भी जाना था। आज इस भाग में हम वापस उनके नए नए गुणों के बारे में जान रहे हैं। पिछली बार हमने 4 ही गुण के बारे में इसके जाना था। आज हम देखते हैं कि इसके और कौन कौन से गुण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या के गुण, या फिर इसको प्राकृतिक भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। उनके हम गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। किस टर्म में? तो हम चूंकि वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं, वर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ग के टर्म में ही हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या के गुण। तो जो हम नेक्स्ट गुण की बात करें, जो कि 5वें गुण है, नेक्स्ट गुण की जो बात कर रहे हैं, इसमें यह होता है कि हम जो है किसी भी 3 संख्या को जो है इनको वर्ग के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 2 संख्याओं का जो वर्ग का योगफल है वो तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। मतलब हमारे पास कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनमें से 2 संख्याओं का वर्ग का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो इन तीनों संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। ये ए बी सी क्या कहलाएगा? पाइथागोरीय त्रिक। आपने राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा होगा 6th 7th में। इसमें क्या होता है? इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी जो 2 कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इसको कहते हैं हम क्या? लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको कहते हैं आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। और इसको कहते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस सिद्धांत क्या कहता है? पाइथागोरस सिद्धांत, जिसे आपने 6th या 7th में प्रूफ भी किया होगा इस सिद्धांत को। पाइथागोरस सिद्धांत कहता है कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब कि कर्ण क्या है हमारा? एसी, एसी का स्क्वायर बराबर होता है एबी के स्क्वायर के प्लस आधार क्या है हमारा? बीसी, बीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर एसी की लंबाई कितनी हो, मान लेते हैं स्मॉल सी। एसी की लंबाई अगर स्मॉल सी हो, एबी की लंबाई स्मॉल ए हो, अब बीसी की लंबाई अगर स्मॉल बी हो, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? ये पाइथागोरस सिद्धांत कहता है। तो ये ए बी सी ये सभी क्या कहलाएंगे? एक साथ जो है वो कहलाएंगे पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो इस तरह की जो संख्याओं का जो हमारे पास सिस्टम होगा वो क्या कहलाएगा? पाइथागोरस त्रिक, जिसमें से 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो। तो वो तीनों संख्याओं का जो सिस्टम होगा, जो निकाय होगा, उसको हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इन ए बी सी को हम बी ए सी भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिखें बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हम परिमेय संख्या का वो क्रम विनिमयता का नियम हम जान चुके हैं कि उसमें जो योगफल होता है, परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है, वो योगफल क्रम विनिमयता के नियम का पालन करता है। मतलब कि अगर उनके क्रम को बदल दिया जाए, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए कर दिया जाए, तो उनके योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें, उन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम ए बी सी को बी ए सी भी लिख सकते हैं।
हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन संख्याएं हैं, 3, 4 और 5। ये हमारे पास तीन संख्या है, तीन नंबर है। हम देखते हैं कि 3 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है, 9। 4 का स्क्वायर निकालते हैं, 4 का वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है, 16। और 5 का वर्ग निकालते हैं तो कितना होता है, 25। अब देखिए तो 25, 25 जो है वो कैसे बना है, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 प्लस 16, 16 को 9 में अगर ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। और 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो 3, 4, 5 है, ये तीन ऐसी संख्या हैं जिनमें से 3 और 4 के स्क्वायर का योगफल वो 5 के स्क्वायर के योगफल के बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये 3, 4, 5, या फिर इसको ऐसे लिखें 4, 3, 5। ये दोनों क्या होंगे, पाइथागोरस पाइथागोरस त्रिक होंगे, या पाइथागोरीय त्रिक भी कह सकते हैं, पाइथागोरीय त्रिक होंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3, 4, 5 अभी हमने देखा ये पाइथागोरस त्रिक थे। तो ये क्या होता है कि जो पाइथागोरस त्रिक में जो संख्याएं शामिल हैं, अगर उन तीनों संख्याओं को अगर एक सेम नंबर से, मतलब एक अचर संख्या से, कोई भी एक अचर संख्या से, मान लीजिए कोई अचर संख्या, मान लीजिए 3 हम, या फिर हम 2 ले लिए, कोई भी अचर संख्या 2, 3, 4 आप जो भी ले सकते हैं। अचर मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है, मतलब जो कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कोई भी अचर संख्या से इन तीनों संख्याओं को अगर गुना करें, जैसे कि 3 में अगर 2 से गुना करें तो क्या मिलेगा, 6। 4 में अगर 2 से गुना करें तो कितना मिलेगा, 8। 5 5 में अगर 2 से गुना करें तो कितना मिलेगा, 10। तो इस अचर संख्या से तीनों संख्याओं में गुना करने पर जो हमें एक नया संख्याओं का एक सिस्टम मिला, निकाय मिला, वो भी क्या होंगे, वो भी पाइथागोरीय त्रिक होंगे। मतलब कि इसमें भी दो संख्याओं के वर्गों का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 8 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। देखिए अभी काम आ रहा है, मैंने 1 से 20 तक का वर्ग का वहाँ पे पीछे में पिछले वाले भाग में मैंने लिख दिया था। तो अगर वो याद रहेगा तो ये आसानी से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। अब ये ध्यान दीजिए, 36 में अगर 64 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 100। तीसरा संख्या मिल रहा है। तो 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। 64 क्या होता है, 8 का स्क्वायर। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। तो देखिए तो 6 और 8 दोनों के वर्गों का योगफल जो है वो तीसरी संख्या जो 10 है उसके वर्ग के बराबर है कि नहीं। इस तरह से ये 6, 8, 10 भी क्या हो गए, पाइथागोरीय त्रिक हो गए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई तीन नंबर जो कि पाइथागोरस त्रिक में हैं, अगर उन तीनों संख्याओं को अगर किसी अचर संख्या से गुना किया जाए, तीनों में गुना किया जाए, तो जो नया हमें सिस्टम मिलेगा नंबर का, जो संख्याओं का जो नया निकाय मिलेगा, वो भी क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक में होगा। अब अगर हम जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जनरल टर्म में क्या होता है कि n मान लेते हैं कोई प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या जो कि एक से बड़ी है। नेचुरल नंबर जो कि क्या है, एक से बड़ा है, ग्रेटर देन एक है, एक नहीं है, एक से बड़ा है। तो अगर हम पाइथागोरस त्रिक की बात करें तो 2n, n स्क्वायर माइनस 1 और n स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, एक पाइथागोरस त्रिक होगा, एक पाइथागोरस त्रिक होगा। ये हम जनरल टर्म में देख रहे हैं।
मतलब कि अगर तीन संख्याओं का जो निकाय है अगर वो इस सिस्टम में फिट बैठता है तो कहेंगे कि वो निकाय कैसा है, वो पाइथागोरस त्रिक में है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम, चूंकि n का वैल्यू हम कितना बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 1, ठीक है, एक नहीं बल्कि एक से बड़ा, तो एक से बड़ा कुछ भी ले लीजिए आप, दो ले लेते हैं। तो दो अगर हम लेते हैं तो क्या होता है ये देख लेते हैं। हमने क्या बताया, 2n, एन स्क्वायर माइनस वन और एन स्क्वायर प्लस वन, ये हमेशा पाइथागोरस त्रिक में होंगे। तो अगर मान लीजिए n का वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। 2n का बात कर रहे हैं हम, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। एन स्क्वायर माइनस वन, एन का वैल्यू कितना है, 2, 2 का स्क्वायर माइनस वन, 2 का स्क्वायर कितना, 4, माइनस एक कितना आ जाएगा, 3। एन स्क्वायर प्लस वन, 2 का स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, 4 प्लस एक 5। मतलब कि अगर हम इन तीनों को इस तरह से लिख दें, 2n की जगह पे 4, एन स्क्वायर माइनस वन की जगह पर 3 और एन स्क्वायर प्लस वन की जगह पर 5 अगर लिख देते, ये 4, 3 और 5 क्या हो जाएगा, पाइथागोरस त्रिक। क्योंकि ये जो टर्म हम दिखा रहे हैं ये जनरल टर्म है, इसकी मदद से हम कई सारे पाइथागोरस त्रिक हम बना सकते हैं। एन का वैल्यू चेंज करते रहेंगे और क्या होगा, हमें पाइथागोरस त्रिक मिलता रहेगा। मतलब कि उन तीन संख्याओं का एक समूह मिलेगा जो कि पाइथागोरस त्रिक होंगे। मतलब कि उनमें से दो संख्या के वर्ग का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो एन का वैल्यू चेंज कीजिए और ऐसी ऐसी तीन संख्याओं का ग्रुप हमें मिलता चला जाएगा, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करता है। ये पाइथागोरस त्रिक का ये जनरल टर्म है। तीन चार पाँच के बारे में हमने पिछले बार भी देखा था। जैसे देखिए यहाँ पे ये 3 4 5 हमने यहाँ पे लिया था और यहाँ पे भी आ रहा है 4 3 5। 4 3 5 को हम 3 4 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, पाइथागोरस त्रिक में आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, हम n का वैल्यू, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो n का वैल्यू चेंज करते रहिए, आपको इन तीन संख्याओं का अलग अलग समूह जो है मिलता चला जाएगा, जो कि क्या होगा, पाइथागोरस त्रिक में होगा। मतलब कि उनमें दो संख्याओं के वर्ग का योगफल तीसरी संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। ये बात ध्यान दीजिए, इस ये जो तीन संख्याएं हैं उसमें जो तीसरी जो संख्या होगी यही होगी सबसे बड़ी संख्या। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको हमेशा अंत में लिखेंगे। इसको मैं अलग कलर से लिख देता ताकि ध्यान में रहे। ये जो जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या को हमें कहाँ करना है, अंत में लिखना है। जैसे कि 4 3 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5, तो 5 को मैंने अंत में लिखा है, ठीक है। बाकी ये जो शुरू की दो संख्याएं हैं उनकी जगह को आप एक दूसरे से बदल सकते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या उसका जगह हमेशा लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। इससे हमको पहचान में आएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, मतलब कि किन दो के वर्गों का योगफल इसके बराबर होगा। तो जो लास्ट में होगा उसी के वर्ग के बराबर होगा जो शुरू वाले दो हैं उनके वर्ग का योगफल। अगर n का वैल्यू 3 लेते हैं तो 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 मतलब 6। अगर n का वैल्यू 3 लिए हैं तो n स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस वन 9 माइनस एक मतलब कि 8। और अगर n स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन मतलब कि 9 प्लस एक कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2n की जगह पे 6, एन स्क्वायर माइनस वन की जगह पे 8, जो बड़ा संख्या उसको लास्ट में लिखा। और जब पीछे देखिए, ये देखिए पीछे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 6 8 10 कहाँ से आया हमको, यहाँ से आया। n का वैल्यू 3 रखे थे, हमें 6 8 10 मिल गया। और 6 8 10 कैसी संख्या है, कैसा सिस्टम है, पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है। मतलब कि 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 10 के स्क्वायर के बराबर होता है। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का जो समेसन होगा, जो योगफल होगा, वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से कई सारे पाइथागोरस त्रिक हम बना सकते हैं। n का वैल्यू चेंज करते रहिए, पाइथागोरस त्रिक हमको मिलता रहेगा। बात करते हैं
इसके अगले गुण की, जैसे छठा गुण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या हमारे पास दी हुई है जिसके अंत में क्या हो, 5 हो, जैसे कि 15, 25, 35, 45, 55, 125 हो सकता है। मतलब अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 8 2 4 5, ठीक है। तो और भी हम कई संख्याएं ले सकते हैं, ठीक है, हम केवल एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। तो वैसी संख्या जिसके अंत में 5 हो, और इसका क्या करना है, हमको वर्ग पता करना है, मतलब कि हमको सबका स्क्वायर पता करना है। तो अब इसका स्क्वायर पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 15 × 15, 25 × 25, 35 × 35। तो वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा और हमारा समय जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसको आसान बनाने के लिए एक ट्रिक हम अपनाते हैं। वो क्या है, हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि जो पहला अंक है इसमें, ये हम जो देख रहे 15, 15 में पहला अंक कौन सा है, पहला अंक है 5, और दूसरा अंक कौन सा है, 1, मतलब कि 10वें स्थान पर ये इकाई स्थान है, ये 10वां स्थान है। 25 में इकाई स्थान पर 5 है और 10वें स्थान पर 2 है। तो 15 में जो 10वें स्थान पर है, दहाई स्थान पर है, वो क्या है, 1। तो हम क्या करते हैं कि जो दहाई स्थान पर है 1, वो पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद गुना करते हैं, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, इसका 1 का क्रमागत संख्या कौन सा होगा, क्रमागत आगे वाला संख्या की बात कर रहे हैं। 1 के क्रमागत आगे वाला संख्या कौन होगा, 2। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना। 1 के बाद 2 आता है, इसका क्रमागत संख्या 2। उसको क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब प्लस जो इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर हम जोड़ देंगे। अब फिर इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए तो कितना वैल्यू आएगा, 100 दूनी 2, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ये हमारा 200 हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक 200 और यहाँ से यहाँ तक 25 हो जा रहा है। 200 + 25 कितना हो जाएगा, 225। और मिलाइए, 15 को 15 से गुना करके देखिए, आपको 225 ही मिलेगा। सेम रूल हम सबके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये किसके लिए हम बता रहे हैं, ये उस संख्या के लिए बता रहे हैं जिसके इकाई स्थान पर क्या हो, 5 हो। तो अगर उस संख्या का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, यही रूल अपनाएंगे। पहले तो दहाई स्थान पर जो अंक दिया हुआ है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद उसका क्रमागत संख्या लिखेंगे और उसको 100 से गुना कर देंगे। जैसे कि ये 25 है, 25 में इकाई स्थान पर कौन है, 2, तो पहले 2 लिखिए। इसका क्रमागत आगे वाला संख्या, क्रमागत पीछे वाला संख्या नहीं, क्रमागत आगे वाला, तो क्रमागत संख्या 3, फिर 100 से गुना किए। इकाई स्थान पर 5 है, 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, लगभग 625 आता है ये। 35 का स्क्वायर, 35 में इकाई स्थान पर 3 है, 3, क्रमागत संख्या कितना, 4। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर जो है, ये 100 और 5 का स्क्वायर ये सब में क्या है, कॉमन है। फिर वैल्यू कुछ मिलेगा, इसको कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। फिर 45 का स्क्वायर है, अब इतना 35 को 35 से गुना कीजिएगा, काफ़ी लंबा कैलकुलेशन भी होगा और प्लस टाइम भी लगेगा। तो उससे आसान मेथड ये है, ट्रिक है, जो कि आप अपना सकते हैं। 45 है तो 45 को हम क्या लिखेंगे, इकाई स्थान पे 4 है, तो ये 4 हो गया। इसका क्रमांक संख्या 5, इसको 100 से गुना करेंगे और 5 स्क्वायर ऐड कर देंगे, वैल्यू जो मिलेगा वही 45 का वर्ग हो जाएगा। 55 है तो 55 में क्या करेंगे, इकाई स्थान पे 5 है और इसका क्रमांक संख्या 6, 100 से गुना किए, 5 का स्क्वायर जोड़ दिए। अगर मान लीजिए 125 है, ये तो 2 अंकों वाली संख्या है तो दहाई स्थान पे ले लेते हैं। अगर 125 है, 125 का स्क्वायर है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, केवल इकाई स्थान छोड़ देना है, बाकी जो भी स्थान, दहाई, सैकड़ा जो भी है, हजार जो भी है, उन सबको एक साथ ले लेना है। तो इकाई स्थान छोड़ करके कितना बचा हमारा, ये कितना है, 12 है, तो यहाँ 12 लिखिए। इसका क्रमागत संख्या कितना होगा, 13। 100 से मल्टीप्लाई किए, 5 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा, 285 में क्या हो जाएगा, 5 को खाली छोड़ दीजिए, बाकी क्या हो गया, 28। इसको क्रमागत संख्या 29,
100 से मल्टीप्लाई किए, 5 का स्क्वायर निकालें, ये हो गया। उसी तरह से मान लीजिए 4 अंक की संख्या, तो क्या होगा, केवल 5 छोड़ दीजिए, बाकी 3 को ले लीजिए एक साथ, 824, इसका क्रमागत संख्या 825, 100, जस्ट आगे वाला संख्या हमको लेना है, प्लस 5 स्क्वायर, उतना गुना करिएगा, उससे अच्छा है कि ये ट्रिक अपनाइए और इसका वर्ग आराम से निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि कैसे किसी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट गुण के बारे में। ठीक है, अगर दो क्रमागत संख्या हमारे पास दिया हुआ है तो उनके जो वर्गों का अंतर होता है वो हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 2 है, 2 का स्क्वायर है, और ये 1 का स्क्वायर है, तो 2 और 1 क्या है, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब होता है इसके जस्ट आगे, जैसे 1 के आगे 2, के आगे 3, के आगे 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है, ऐसे हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1 का क्रमागत संख्या कौन होगा, 2, 2 का क्रमागत 3, 3 का क्रमागत 4, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम क्रमागत संख्या की बात कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, जो दोनों वर्ग होंगे, जो दोनों संख्याओं का वर्ग होगा, वो संख्याओं में केवल 1 का डिफरेंस होगा। जैसे 2 और 1 में केवल 1 का डिफरेंस है। अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये क्या है, क्रमागत संख्याओं का वर्ग हो गया। अब इनका क्या कर रहे हैं, हम अंतर निकाल रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आता है, 3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9 में 4 क्या, 5। 5 को हम 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि जिन संख्याओं के वर्गों का अंतर निकाल रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो उन संख्याओं के योग के बराबर है। 3 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर का अंतर जब निकालते तो आता है 5, जो कि 3 और 2 के योग के बराबर है। इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि यदि n+1 कोई संख्या है, उसका वर्ग, इसका क्रमागत संख्या, जो छोटी वाली बात कर रहा हूँ, n स्क्वायर, तो n के आगे ही ना n+1 होगा, तो n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हम जनरल टर्म ले रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, जनरल रूल। n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर होगा n+1 प्लस n के, मतलब क्या हो जाएगा, ये 2n+1। मतलब कि अगर दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर निकालना हो तो हम ये फार्मूला अपना सकते हैं। मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए 2 का स्क्वायर निकालना है और 1 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इतना कैलकुलेशन ना करते हुए हम क्या करेंगे, केवल ये फार्मूला अपना लेंगे। क्या करेंगे, 2n+1 है तो n का काम कौन करेगा, n का काम 1 करेगा। 1 कितना आ जाएगा, ये +1 कितना आ जाएगा, 2 + 1 3। ठीक है, उसी तरह से अगर 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर निकाले हैं तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर इतना कैलकुलेशन करने की अपेक्षा हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख दीजिए डायरेक्ट, 2n+1 होता है। n का काम कौन करेगा, n जो दूसरे टर्म दूसरे जगह पर है, ये जगह n का काम करेगा, और ये n+1 का काम करेगा, क्योंकि n से 1 ज़्यादा है। तो 2n+1, n का काम कौन कर रहा है, 2, ये +1 कितना हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। इतना कैलकुलेशन ना भी आप करें तो भी आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया कि दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। मतलब कि 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बराबर कितना, 3 + 2, समझे। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मतलब कितना, 2 + 1, ये 2 + 1। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का मतलब 3 + 2। मान लीजिए अगर हम ऐसे दें 487 का स्क्वायर माइनस 486 का स्क्वायर, लीजिए 487 और 486 दोनों क्रमागत संख्या है, क्योंकि दोनों एक के आगे पीछे है, तो क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए अब इसका स्क्वायर का अंतर निकालना है, तब क्या कीजिएगा, अब इसको क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, 487 का पहले स्क्वायर निकालिएगा, फिर 486 का स्क्वायर निकालिएगा, फिर दोनों का अंतर निकालिएगा। बहुत लंबा काम लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। आसानी से क्या हो जाएगा, तो दो वर्ग, अगर छोटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ा वर्ग हो जाए तो फिर तो दिक्कत होगा ना। तो क्या करेंगे, दोनों के योग
दोनों का योग निकाल लीजिए, 486। जो भी योग तो आप निकाल से योगफल तो निकाल ही सकते हैं, ये गुना करने से ज़्यादा बेहतर है। 7 6 13 के 3, हाथ में 1, 8 8 16, 1 17 के 7, हाथ में 1, 4 और 4 8 1 9। मतलब कि इन दोनों के वर्गों का जो अंतर होगा वो 973 होगा। देखिए तो हम 1 मिनट में निकाल दिए। आप कहाँ इसका वर्ग निकालते हैं, फिर इसका वर्ग निकालते हैं, फिर दोनों का अंतर निकालते हैं, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि दो क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर उन संख्या के योग के बराबर होता है। क्लियर है? तो जान लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक संख्या के कुछ और गुणों के बारे में हमने केवल जाना। प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के बारे में ही जाना। पिछले भाग में भी हमने सीखा था और इस भाग में भी कुछ गुणों के बारे में ही जाना। पहला जो गुण हमने जाना कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं, और कैसे ग्रुप को, कैसे संख्याओं के समूह को पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि अगर कोई संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। मतलब अगर संख्या के इकाई स्थान पर 5 हो तो संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर छोटी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो तो उसका वर्ग निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसका ट्रिक क्या है वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि दो क्रमागत वर्ग, जो दो क्रमागत संख्याएं होती हैं, जो दो क्रमागत संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर हम कैसे निकाल सकते हैं। छोटी संख्या होने पर कोई दिक्कत नहीं होता, ये सारे जो ट्रिक्स हैं वो बड़ी संख्या में काम में आते हैं। तो हमने देखा कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो उन संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गों का अंतर भी आराम से निकाल सकते हैं बिना टाइम लगाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।